देखो, चैप्टर का नाम है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब कैसे जो है परिवर्तन होता है दो राशियों के बीच में, इसी को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो हम लोग को दो राशि या दो से ज़्यादा भी दिया हो सकता है राशि, उस राशि को समझना है आपस में कैसे जो दोनों राशि एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बदलते हैं, और उसके द्वारा सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो तुम्हारा दो राशि है, यहाँ पर एक राशि है लड्डू, एक राशि है स्टूडेंट। ठीक है, लड्डू स्टूडेंट, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि एक नॉर्मल डेज है, नॉर्मल मतलब साधारण दिन, और एक है लॉकडाउन का समय है। ठीक है, तो नॉर्मल दिन में क्या होगा, बाजार हमेशा ओपन रहेगा, जब मन करेगा बाजार जाके कुछ भी खरीद कर ला सकते हैं। तो मान लो कि मेरे पास बच्चे पढ़ने आए 10 बच्चे, हम बोले सभी को दो दो लड्डू करके खिलाएंगे। ठीक है, तो 10 बच्चे आए हैं, अगर स्टूडेंट अगर 10 आए हैं तो दो दो लड्डू करके खिलाएंगे, तो कितना लड्डू खिलाएंगे, टोटल 20। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट आते तो कितना लड्डू खिलाए, 20 लड्डू। अगर मान लो मेरे पास 5 स्टूडेंट आए तो दो दो करके खिलाएंगे, तो कितने खिलाएंगे, 10 लड्डू। अगर मान लेते हैं 15 स्टूडेंट आए होते पढ़ने के लिए, तो दो दो करके अगर उनको खिलाते तो कितना लड्डू खिलाते, 30 लड्डू खिलाते। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि स्टूडेंट का संख्या घट रहा है तो लड्डू का संख्या भी घट जा रहा है। फिर यहाँ पर स्टूडेंट का संख्या जब बढ़ रहा है तो लड्डू का संख्या भी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो एक तरफ ये स्टूडेंट और एक तरफ है लड्डू। स्टूडेंट का संख्या जैसे ही तुम्हारा घट रहा है वैसे लड्डू का संख्या भी घट जा रहा है, स्टूडेंट का संख्या बढ़ने से लड्डू का संख्या भी बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों राशि जो है एक दूसरे से सीधा संपर्क में है, सीधे समानुपात में है। मतलब ये घट रहा है तो ये भी घट जा रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लड्डू और जो स्टूडेंट है इन दोनों के बीच में सरल परिवर्तन है, मतलब सरल रूप से ये बदल रहा है, सीधा सीधा। ये भी घट रहा है तो वो भी घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं लड्डू और स्टूडेंट के बीच में सरल परिवर्तन है, और इसको लिख सकते हैं इस तरह से, लड्डू एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लड्डू सीधा समानुपाती है एस के, स्टूडेंट का। लेकिन अगर एक दूसरा केस लेते हैं, जैसे लॉकडाउन का समय है, वहां पर मान लेते हैं कि कुछ लड्डू और स्टूडेंट है, तो लॉकडाउन के समय में तो दुकान हमेशा खुला नहीं रहेगा। एक बार में हम लोग लड्डू लेकर आ गए, मान लो कि 100 लड्डू लेकर आए, इसी को हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट आए होते हैं तो प्रत्येक लोग कितना लड्डू पाते, 10-10 करके सभी को देना पड़ता है। तो 10-10 करके लड्डू देते तो 100 लड्डू खत्म हो जाता, मतलब 10-10 लड्डू प्रत्येक स्टूडेंट खाते। लेकिन अगर 20 स्टूडेंट आते तो प्रत्येक लोग कितना लड्डू खाते, तो प्रत्येक लोग 5-5 लड्डू खाते। लेकिन अगर 50 स्टूडेंट मेरे पास आते तो पढ़ने के लिए दो दो करके लड्डू खाते, टोटल कितना लड्डू खाते, दो दो करके लड्डू खाते। लेकिन अगर मान लीजिए 25 स्टूडेंट आते हैं तो प्रत्येक लोग कितना करके लड्डू खाते, 4 करके खाते। टोटल 100 लड्डू है मेरे पास, तो 25 स्टूडेंट आए तो 4-4 लड्डू सभी लोग खाएंगे, टोटल 100 लड्डू कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग गौर करेंगे, इस कंडीशन में क्या है, लड्डू और स्टूडेंट के बीच में जो संपर्क है, जो परिवर्तन है, वो क्या है, विलोम परिवर्तन है। क्यों, कैसे, जैसे हम लोग का स्टूडेंट का संख्या यहाँ पर बढ़ रहा है तो लड्डू का संख्या घट जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का संख्या बढ़ा तो लड्डू का संख्या फिर से घट गया, और फिर जब हम लोग का स्टूडेंट का संख्या को घटा दिए तो लड्डू का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि स्टूडेंट और लड्डू के बीच में जो संपर्क है वो क्या है, विलोम संपर्क है। ठीक है, तो विलोम संपर्क जब रहेगा तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, लड्डू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट। ठीक है, इनवर्सली का मतलब हो गया विलोम। इसको जस्ट नीचे में लिख देंगे डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा विलोम। ठीक है, और पढ़ेंगे कैसे, लड्डू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट, और इसमें पढ़ेंगे कैसे, लड्डू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टूडेंट। देखो दोनों एक ही राशि है, लड्डू और स्टूडेंट, लेकिन कंडीशन चेंज होने से दोनों में जो परिवर्तन है वो बदल गया। तो कंडीशन हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ करके अच्छे से समझना है कि कंडीशन क्या है, उसके बाद अप्लाई करना है वेरिएशन का। तो एक हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली का मतलब हो गया सरल परिवर्तन और एक विलोम परिवर्तन। ठीक है, जब सरल रहेगा तो हम लोग लड्डू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस लिखेंगे सीधा सीधा, और जब विलोम रहेगा तो ऊपर नीचे करके हम लोग लिखेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज गौर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, इसमें एक ही रूल फॉलो करना है, क्या कि वेरिएशन में कभी भी वेरिएशन, ये वेरिएशन का साइन है तो वेरिएशन का साइन को जब हम लोग हटाएंगे तो इक्वल और एक कांस्टेंट लाएंगे। वो कांस्टेंट वहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कांस्टेंट लेना है जिसका वैल्यू जीरो ना हो, मतलब अशून्य कांस्टेंट लेना है, नॉन जीरो कांस्टेंट लेना है, मतलब अशून्य स्थिरांक लेना है, ठीक है। तो जब भी वेरिएशन हटाएंगे एक इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, इक्वल और एक कांस्टेंट। यहाँ पर s को वैसे ही रख देंगे, दोनों राशि को वैसे ही उतार दिए और यहाँ पर वेरिएशन को हटाकर उसकी जगह पर क्या लगा दिए, इक्वल और एक कांस्टेंट लगा दिए। देख लो अच्छे से, इक्वल और एक कांस्टेंट लगा दिए हैं, इक्वल और एक कांस्टेंट लगा दिए। क्यों? क्योंकि वेरिएशन का साइन को हम लोग हटाए, उसकी जगह पर इक्वल और कांस्टेंट लगाए। कभी क्या करना होगा, इक्वल और कांस्टेंट हटाएंगे तो वेरिएशन का साइन को लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, लड्डू और s में अगर रिलेशन निकाले, लड्डू को s से डिवाइड कर दे तो हम लोग को एक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। देख लो यहाँ से s अगर इंटू में है, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और लड्डू को जब s से स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, मतलब हर बार, हर प्रयोग में क्या होगा, हम लोग को बार बार एक ही कांस्टेंट मिलेगा। लड्डू और स्टूडेंट के बीच का जो रेशियो रहेगा हमेशा स्थिर रहेगा। जैसे लड्डू यहाँ पर अगर मान लेते हैं 20 लेते हैं और स्टूडेंट 10 लेते हैं तो ये कैंसिल होके हम लोग के पास कट के 2 आएगा। फिर अगर दूसरा केस लेते हैं तो लड्डू 10 स्टूडेंट 5 कट के अभी भी 2 आया। फिर अगर लड्डू अगर 30 लेते हैं तो स्टूडेंट 15, ये कट के फिर से अगेन 2 आता है। तो यहाँ पर भी हर केस में 2 2 2, हर केस में क्या है, कांस्टेंट का जो मान है वो स्थिर है, मतलब ये जो वैल्यू है, जो दोनों का अनुपात है लड्डू और स्टूडेंट का, वो स्थिर रह रहा है, मतलब कि यहाँ पर L और S का जो मान है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। इस केस में क्या होगा, इन दोनों को अगर लड्डू को स्टूडेंट से गुना करेंगे, जैसे यहाँ पर पहले वेरिएशन का साइन हटाएंगे, तो वेरिएशन का साइन हटाएंगे तो इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। देखो ये वेरिएशन हटा, इक्वल आया, कांस्टेंट आया, 1/s को वैसे ही रहने देंगे 1/s। अभी यहाँ से s को अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो L और S का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो L और S को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, LS इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब लड्डू और स्टूडेंट का जो गुणनफल होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। देख लेते हैं, 10 और 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100। फिर 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100। फिर 50 को 2 से गुना करेंगे तो 100। 4 को 25 से गुना करेंगे तो भी 100। मतलब हर बार हम लोग का जो मान आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब स्थिर रह रहा है। इससे हम लोग देख सकते हैं कि लड्डू और स्टूडेंट का गुणनफल हमेशा स्थिर रह रहा है, मतलब L और S कांस्टेंट रह रहा है। इसमें लड्डू और स्टूडेंट का जो रेशियो है, डिवाइड जो है, वो भाग जो है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो सीधा समानुपाती में L और S कांस्टेंट रह रहा है, इसमें दोनों का प्रोडक्ट, इसमें डिवाइड और इसमें प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यही प्रोसेस अप्लाई करके सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिमाग में एक बार बैठा लेना है, क्या कभी भी वेरिएशन का साइन हटेगा तो एक इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, और जब इक्वल और कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक वेरिएशन का साइन लगाएंगे। बस इसी प्रोसेस को अगर दिमाग में सेट कर लिए तो ये चैप्टर एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी समय कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलते हैं सवाल की ओर। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, दोनों एक साथ रखे हैं ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। इंग्लिश में दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स ए एंड बी आर, मतलब ए और बी का दो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग को, ठीक है। ए और बी का दो वैल्यू दिया हुआ है, उसको हम लोग को पहले चेक करना है, अच्छे से चेक करके बताना है इसमें कौन सा परिवर्तन। तो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को दो ए और बी से संबंधित मान दिए गए, ए का मान कुछ दिया है, बी का मान कुछ दिया गया है। ए और बी के बीच कोई परिवर्तन संबंध है तो ज्ञात करे, वह परिवर्तन स्थिरांक का मान लिखे। परिवर्तन स्थिरांक का मान भी हम लोग को बताना है, ठीक है। ये जो परिवर्तन स्थिरांक है, स्थिरांक मतलब जो कांस्टेंट के का मान जो है बताना है क्या है। तो इफ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो हम लोग को खोजना है वो कौन सा रिलेशन है, और उसके बाद लेट अस डिटरमाइन इट एंड राइट इट द वैल्यू ऑफ वेरिएशन कांस्टेंट, और वेरिएशन कांस्टेंट का वैल्यू बताना है। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे डाटा को अच्छे से, ए का मान और बी का मान कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर गौर करेंगे, ए का मान 25 है, फिर उसके बाद 30 हुआ तो बी का मान 10 से 12 हो गया, मतलब 25 से 30 बढ़ा तो 10 से 12 ये भी बढ़ गया। फिर 30 से 45 ये बढ़ा तो 12 से 18 ये भी बढ़ा, फिर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए का मान बढ़ रहा है तो बी का भी मान बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कि बढ़ने के साथ साथ दोनों बढ़ रहा है, इसके साथ साथ एक कांस्टेंट रूप से, मतलब स्थिर रूप से बढ़ रहा है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग पहले तो यहाँ पता कर लिए ये राशि बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों में अगर होगा भी तो
क्या होगा, सरल अनुपात, सरल परिवर्तन होगा, सरल रूप से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, विलोम तो हो नहीं रहा है, क्योंकि विलोम में क्या होता था, एक बढ़ता था, एक घटता था, एक घटता था, एक बढ़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बढ़ रहा है। तो अब ये देखेंगे समान रूप से बढ़ रहा है कि नहीं, तभी हम लोग बोलेंगे कि उसमें सरल परिवर्तन है। तो समान रूप से चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताए थे, सरल परिवर्तन में दोनों राशि को डिवाइड करके देखेंगे, अगर कांस्टेंट माना जाएगा तो बोलेंगे कि वो सरल परिवर्तन है। तो यहाँ से 25 और 10 को अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 5/2 पहला केस में। दूसरा केस में 30 और 12 को जब डिवाइड करेंगे तो वहां पर भी हम लोग का 6 से डिवाइड होकर के 2 बार में 5 बार में कट के आएगा 5/2। तो यहाँ पर भी 5/2 आया, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, चारों केस में देखेंगे डिवाइड करके, अगर मान लो कि 5/2 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि उन दोनों में सरल परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पर आ भी रहा है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में क्या है, सरल परिवर्तन है, मतलब कि ए और बी जो है सरल परिवर्तन संबंध है। ठीक है, और परिवर्तन स्थिरांक का मान भी बताना है, तो हम लोग का परिवर्तन स्थिरांक कौन हो जाएगा, यही हम लोग का परिवर्तन स्थिरांक हो जाएगा। पहले हम लोग लिखेंगे ए और बी में सीधा परिवर्तन है, तो इस तरह से लिख देंगे सीधा सीधा, और उसके बाद जब परिवर्तन हटाएंगे तो इक्वल और एक कांस्टेंट आएगा, बी को वैसे ही रहने देंगे, फिर ए बी को हम लोग यहाँ पर डिवाइड में लाएंगे इस घर में, तो यहाँ पर के बचेगा कांस्टेंट। अब कोई भी एक राशि का मान बैठाएंगे, अगर 25 बैठाएंगे तो ए का मान बी का मान 10 बैठाना होगा, तो यहाँ पर अगर 25 बैठाते हैं तो बी का मान 10 बैठाएंगे, काट करके हम लोग निकाल लेंगे 5, ये 2, 5 का टेबल से काट लिए तो 5/2 बच गया, तो के का मान मतलब कांस्टेंट का मान क्या आ गया 5/2, परिवर्तन स्थिरांक की जगह पर लिख देंगे 5/2। क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है corresponding values of two variables of x and y, x और y का वैल्यू दिया हुआ है। if there is any relation of variation between x and y, let us write it by understanding। ठीक है, अंडरस्टैंड करके हम लोग को उन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है कि क्या है रिलेशन। ठीक है, ए और बी के बीच कोई परिवर्तन संबंध है या नहीं, समझ करके बताना है। तो फिर उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्या परिवर्तन है, पहले ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कैसे बढ़ रहा है कि घट रहा है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 18 है, 18 के बाद ये बन गया 8, यहाँ पर 3 के बाद बन गया 27/4, तो 27/4 मतलब 27/4 क्या होता है, 4 × 24, मतलब 6 से थोड़ा बड़ा होता है। तो 3 से ये बड़ा हुआ, 18 से ये छोटा हुआ, 8 तो छोटा हुआ लेकिन ये बड़ा आ गया, फिर 8 से 12 बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ 6 से 9/2 का मतलब 4.5, मतलब ये लगभग में 6 है, ये लगभग में 4.5 है, लगभग में नहीं एक्यूरेटली 4.5 है, ये 9 है। ठीक है, तो 18 से 8, फिर 8 से 12, 18 से 8 ये क्या हुआ घटा, और 3 से 6 ये क्या हो गया लगभग में बढ़ गया, फिर ये यहाँ पर देख रहे हैं 18 से 12 ये बढ़ गया अब, और 6 से 4.5 ये घट गया। तो ये देख रहे हैं कि x तुम्हारा जब घट रहा है तो y बढ़ रहा है, और x जब बढ़ रहा है तो y क्या कर रहा है, घट रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख के बोल सकते हैं कि यहाँ पर x और y के बीच में क्या है, विलोम संपर्क है। ठीक है, तो विलोम संपर्क है मतलब विलोम परिवर्तन, मतलब कि विपरीत रूप से ये लोग बदल रहे हैं, एक घट रहा है तो एक बढ़ जा रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट जा रहा है। ठीक है, लॉकडाउन का जैसा एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ये भी चेक करना होगा कि समान रूप से घट बढ़ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या बताए थे कि जब विलोम परिवर्तन होगा तो हम लोग x और y को गुना करेंगे, और गुना करके देखेंगे कि दोनों का जो गुणनफल है वो स्थिर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेंगे, पहले देख चेक करते हैं, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा 54, फिर यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा, मतलब सब में समान है दोनों का प्रोडक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x और y में विलोम संपर्क है। ठीक है, और लिखेंगे कैसे, यहाँ से लिख देंगे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्सली बोलने का मतलब है जस्ट ऊपर नीचे लिख दिए तो हो गया ये y, x ऊपर है, ऊपर का मतलब न्यूमरेटर में है और 1 डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 1 न्यूमरेटर में चला गया और y नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया विलोम संपर्क। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बताए थे वेरिएशन का साइन हटेगा, एक इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, 1/y को वैसे ही रहने देंगे, x को वैसे ही रहने देंगे, और y को इधर भेज देंगे तो xy का गुना हो जाएगा और बराबर k आ जाएगा। तो यहाँ से xy का वैल्यू क्या आ गया, k, xy का वैल्यू क्या आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं, अब यहाँ से चेक करके हम लोग बता देंगे कि k का मान क्या है। हम लोग को पहले परिवर्तन बताना था, तो परिवर्तन हो गया क्या, इनवर्स, लिख देंगे यहाँ पर a और b के बीच में इनवर्स, मतलब कि विलोम परिवर्तन है, इनवर्स वेरिएशन है, और उसके बाद k का भी मान बताना है। ठीक है, बस केवल यही बताना था, k इसमें नहीं बताना था। तो ऐसे k अगर बताने बोलता तो दोनों को गुना करके बता देते, हर केस में दोनों गुना करेंगे वही आएगा, इन दोनों केस में हर केस में जो गुना करेंगे x और y का गुणनफल समान ही आएगा, और वो वैल्यू कितना होगा, वो होगा इक्वल टू 54। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का 1। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में दिया हुआ है विपिन चाचा की टैक्सी 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है। विपिन चाचा की टैक्सी 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है। समान गति से अगर टैक्सी चलाकर 5 घंटे में वो कितना रास्ता जाएंगे, उसे परिवर्तन का प्रयोग करके ज्ञात करें। अगर बिना परिवर्तन का गोलता निकालने के लिए तो हम लोग बचपन में बहुत सारा मेथड सीखे हैं, यूनिटरी मेथड, तैरासिक पद्धति, ये सब के द्वारा हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है कि 25 मिनट में जाता है 14 किलोमीटर, तो 5 घंटा मतलब कि 5 घंटा को पहले मिनट में बदल देंगे, मिनट में बदलने के बाद हम लोग निकाल लेंगे एक एक नियम का प्रयोग करके कि कितना किलोमीटर जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वेरिएशन का यूज करके हम लोग को बनाना है ये। तो वेरिएशन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 2 राशि है या 3 राशि, जो भी जितना राशि रहेगा उसको एक अच्छा सा सिंबल के द्वारा प्रकट यूज करके उसको एक्सप्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 2 राशि है वो है मिनट मतलब समय, और एक राशि को हम लोग वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं मतलब कि चल राशि। तो मिनट है और एक है दूरी। ठीक है, तो मिनट मतलब समय, एक समय है और एक दूरी है। तो समय को हम लोग मिनट में ले लेंगे और दूरी को ले लेंगे हम लोग किलोमीटर में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे यदि समय t एवं दूरी d, दूरी क्या हो d, समय का मतलब टाइम t, दूरी का मतलब डिस्टेंस d हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि t और d में क्या संपर्क है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ करके लिखेंगे। मतलब क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होगा टाइम और डिस्टेंस। तो दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ने से ये इतना पता चल चुका है कि हम लोग का कि अगर हम लोग के पास ज्यादा समय रहेगा तो हम लोग ज्यादा दूर जा पाएंगे, कम समय रहेगा तो कम दूर जा पाएंगे। ज्यादा समय ज्यादा दूर, कम समय कम दूर, इसका मतलब दोनों क्या है, एक घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ जा रहा है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि समय और दूरी मतलब t और d के बीच में क्या है, सरल परिवर्तन है। ठीक है, तो सरल परिवर्तन है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंबल के रूप में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, t प्रोपोर्शनल d, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज और थोड़ा सा गौर कर लेंगे कि अगर हम लोग को जो फाइंड करने बोलेगा उसको पहले रख लेंगे। जैसे अगर डिस्टेंस फाइंड करने बोलता है तो d को आगे रख लेंगे, t को इधर कर देंगे। या फिर अगर टाइम फाइंड करने के लिए बोलता है, निकालने के लिए, तो हम लोग t को पहले रख लेंगे और d को बाद में कर देंगे उसके बगल में। ठीक है, लेफ्ट राइट साइड। इससे क्या होगा, बनाने में सुविधा होगा। इसे कहीं भी रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर इस तरह से बात मानकर चलते हैं तो हम लोग को बनाने में जल्दी होगा, टाइम सेव होगा, जल्दी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नहीं तो इधर उधर ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि दोनों में सरल परिवर्तन है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, 5 घंटे में कितना रास्ता जाएंगे, मतलब दूरी निकालना है हम लोग को। तो दूरी निकालना है तो हम लोग दूरी को आगे रखेंगे, t को पीछे कर देंगे, इसको घुमा देंगे। d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, जब वेरिएशन का साइन हटाएंगे तो क्या देंगे, एक इक्वल देंगे और एक कांस्टेंट देंगे। तो d लिखे, वेरिएशन का साइन हटाया, इक्वल दिए और एक कांस्टेंट लगाया, t है, t को वैसे ही उतार दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो d और t का मान जो दिया हुआ है पहला बार में, उसको पुट करके हम लोग कांस्टेंट का मान निकालेंगे। और कांस्टेंट का मान निकालने के बाद फिर से हम लोग दोबारा जो है फिर से जो टाइम दिया हुआ उसको पुट करेंगे और जो कांस्टेंट निकाले जाएंगे उसको पुट करके इक्वेशन में हम लोग d का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जब, ये इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना देते हैं, लिखेंगे जब d बराबर, d का मतलब डिस्टेंस कितना है, जब 14 किलोमीटर, तो हम लोग का t कितना है, जब d 14 एवं t जो है 25 मिनट है, तो इक्वेशन 1 से क्या पाएंगे, जब d इतना और t 25 मिनट हो तो इक्वेशन 1 से पाते हैं। तो इक्वेशन 1 से पाते हैं, क्या पाएंगे, d बराबर लिखेंगे 14, k नहीं है, t का मान कितना बैठा है 25 मिनट, तो 25 बैठा देंगे और इसको सॉल्व करके k का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा 14/25। तो जब d का मान 14 लेते हैं और t का मान 25 लेते हैं तो k का मान निकल कर आएगा हम लोग का 14/25। ठीक है, 14/25 आ गया। अब 14/25 आ गया, अब इसको हम लोग को फिर से यूज करना है उसी इक्वेशन में।
तो फिर से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, फिर से उस इक्वेशन में लिखेंगे जब हम लोग का k का मान आने के बाद फिर से लिखेंगे पुनः जब t का मान 5 घंटा, 5 घंटा का मतलब हो गया 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 मिनट। तो जब हम लोग का t 300 मिनट है और k का मान निकाल चुके 14/25 है, तो जब t 300 मिनट हो तो इक्वेशन 1 से पाते हैं, तब इक्वेशन 1 से पाते हैं, क्या पाते हैं, इक्वेशन 1 d बराबर kt, k का मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं 14/25 और t का मान हम लोग आ गया 300 मिनट। काटेंगे इसको 25 को, 25 से एक बार में, 25 से एक बार में बचेगा 5 और 0 तो 50 हो जाएगा, 2 बार में 25 दूनी 50, 14 को 12 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48 के 8, हाथ में 4, 12 कम 12 4 16, 168 मिनट, सॉरी 168 किलोमीटर, डिस्टेंस है तो किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएशन का यूज करके हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अगर सिंपली देता तो हम लोग यूनिटरी मेथड से बहुत ही 2-3 लाइन में बना लेते हैं, लेकिन हम लोग को वेरिएशन का यूज करके ही बनाना है, तो इस तरह से हम लोग को प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो बस इसमें वेरिएशन में यही दिमाग लगाना है कि कभी भी वेरिएशन का साइन हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट लाएंगे, और जब इक्वल और कांस्टेंट को हटाएंगे तो वेरिएशन का साइन वहां पर लगाएंगे। बस इस पूरे चैप्टर में यही चलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3 का 2 में क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले हमारे विद्यालय के प्रथम श्रेणी के 24 बच्चा, प्रथम श्रेणी मतलब एक क्लास का 24 बच्चों में एक डिब्बा संदेश समान रूप से बांटा गया है, ठीक है, एवं प्रत्येक को 5 संदेश मिला है। तो यदि बच्चों की संख्या 4 कम होते तो प्रत्येक को कितने पूरे संदेश पाते, वह परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके पता करना है, ठीक है। बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 1 ऑफ आवर स्कूल, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। मतलब अगर 24 बच्चों को बांटा जा रहा है एक डब्बा मिठाई, तो 5 स्वीट्स सबको मिल रहा है, 5 स्वीट्स ईच, मतलब प्रत्येक बच्चा को 5-5 मिल रहा है, ठीक है। Let us calculate by applying theory of variation how many sweets would each get if the number of children is reduced by 4। अगर बच्चों की संख्या 4 घटा देते हैं तो कितना प्रत्येक बच्चा मिठाई पाएगा, ये बताना है। एकदम लड्डू वाला केस है। लड्डू जैसे ही स्टूडेंट कम हो रहा था लड्डू बढ़ जा रहा था, प्रत्येक गोटा को लड्डू ज्यादा मिल जा रहा था, कम स्टूडेंट आ रहे थे तो, लेकिन जब ज्यादा स्टूडेंट आ जाते थे तो लड्डू उन लोग को कम देना पड़ता था, ठीक है। वही केस यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो अच्छे से समझ करके हम लोग को यहाँ तो इतना तो समझ आ गया है कि यहाँ पर संदेश और स्टूडेंट मतलब चिल्ड्रेन के बीच में जो परिवर्तन है वो क्या है, विलोम परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पहले, यदि संदेश की संख्या जो है वो नंबर है, संदेश है तो s मान लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट बच्चा है तो चिल्ड्रेन को c मान लेंगे। यदि संदेश की संख्या s एवं बच्चों की संख्या c, बच्चों की संख्या c हो तो c मतलब चिल्ड्रेन, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं, मेरा मन वेरिएबल है। बच्चों की संख्या c हो तो s c के साथ क्या विलोम संपर्क है, क्योंकि जब ज्यादा बच्चे आएंगे तो उन लोग को कम, प्रत्येक बच्चे को कम कम संदेश खाना पड़ेगा, लेकिन कम बच्चे आएंगे तो प्रत्येक बच्चा ज्यादा ज्यादा संदेश खाएगा। तो इसीलिए यहाँ s और c में क्या है, विलोम संपर्क है। अब दूसरा बात ये भी बताए थे, जो फाइंड करना है उसको पहले रखेंगे। तो पहले पकड़ लेंगे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कितने पूरे संदेश पाते, मतलब संदेश फाइंड करना है, ठीक है। कितने पूरे संदेश पाते, 4 बच्चे कम होते तो यहाँ पर संदेश फाइंड करना है, इसलिए संदेश को आगे रखेंगे, आगे रख चुके हैं तो सही है। अब यहाँ से बताए एक ही लॉ, वेरिएशन का साइन हटाओ, इक्वल और एक कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट लगाओ। तो s लिखेंगे, s लिखने के बाद यहाँ पर वेरिएशन का साइन को हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। कांस्टेंट लगा करके फिर उसके बगल में 1/c को वैसे ही इंटू में डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को लिखना भी पड़ेगा कि जहाँ पर k क्या है, एक
नॉन जीरो कांस्टेंट इंग्लिश में लिखेंगे तो, और हिंदी में लिखते हैं तो अशून्य स्थिरांक, परिवर्तन का अशून्य स्थिरांक, यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देंगे के परिवर्तन का अशून्य स्थिरांक है या शॉर्टकट में अशून्य स्थिरांक है, अशून्य स्थिरांक है। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना के रखेंगे। अब लिखेंगे हम लोग जब s बराबर क्या है, संदेश मतलब संदेश समान रूप से बांटा गया तो प्रत्येक को 5 संदेश मिला, मतलब संदेश का संख्या जब 5 है तो स्टूडेंट चिल्ड्रेन का संख्या कितना है, चिल्ड्रेन का संख्या उस टाइम 24 है। तो जब s 5 हो और c 24 हो, देन हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या पाएंगे, तो s 5 c 24 तो इक्वेशन 1 से पाते हैं, तो इक्वेशन 1 से पाते हैं, देन वी गेट बाय इक्वेशन 1 पाते हैं, क्या पाते हैं, s की जगह पर हम कितना लिखेंगे 5, इक्वल का साइन देंगे, k है k रहने देंगे वैसे ही, इंटू लगाएंगे 1 बाई c का मतलब चिल्ड्रेन का मान है 24 तो 24 लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग का k निकल के आ जाएगा, 24 को उधर भेजेंगे तो जाकर गुना हो जाएगा 5 से, तो 120 बन जाएगा। तो k का मान आ गया 120। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे पुनः जब अब बच्चों की संख्या 4 कम हो गई, मतलब पहले बच्चा का संख्या c का मान 24 था, अब 20 हो गया, तो हम लोग को निकालना है कि संदेश प्रत्येक लोगों को कितना कितना मिलेगा। तो लिखेंगे पुनः जब बच्चे मतलब c 4 कम मतलब 24 में से 4 घटा देंगे 20 हो तो इक्वेशन 1 से पाते हैं। तो फिर लिखेंगे इक्वेशन 1 से पाते हैं, इक्वेशन 1 से पाते हैं, क्या पाते हैं, इक्वेशन 1 में है s बराबर k इंटू 1 बाई सी, तो s पहले लिखिए बराबर दिए, k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 120, तो 120 बैठा देंगे, गुना देंगे, और यहाँ से 1 बाई सी है तो 1 बाई सी का मतलब चिल्ड्रेन अब हो गया है 20, तो 20 बैठा देंगे, 20 से कटेगा ऊपर नीचे तो 6 बार में, मतलब अब संदेश सबको 6 संदेश मिलेगा। पहले सबको 5 संदेश मिलता था, अब बच्चा कम आया है तो सबको 6 करके संदेश बांट दिया जाएगा। तो हम लोग का ये अच्छे से लिख देंगे लास्ट में, इसीलिए अब जो है प्रत्येक बच्चों को 6 संदेश दिए जाएंगे, इतना लिख देना है आंसर में, इसलिए इसका साइन लेकर के। ठीक है, नाउ देयर विल बी 6 स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among the children। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक तालाब को खोदने में 50 लोग 18 दिन समय लगते हैं, तो 50 दिन 50 villagers had taken 18 days to dig a pond। ठीक है, let us calculate by using theory of variation how many extra person देखो यहीं पर बात पॉइंट करना है, extra person find the by using the variation how many extra person will be required to dig the pond in 15 days। मतलब 15 दिन में खोदना है, अगर मान लो एक तालाब है उसको 50 दिन में अगर खोदना है तो 18 दिन लग रहा है, लेकिन 15 दिन में ही अगर खोदना रहता है तो उसको कितना और लोगों की जरूरत पड़ेगी, कितना और लोगों को, मतलब 15 दिन में अगर खोदना है तो इतना तो पता है कि 50 लोग से ज्यादा लगेगा, क्योंकि कम समय है मेरे पास, हम लोगों के पास, तो कम समय में अगर काम को पूरा करना है तो हम लोग को ज्यादा लोगों को रखना पड़ेगा तभी काम पूरा होगा। तो पहले से हम लोग के तो पास 50 लोग है ही, और कितना लोग लगेगा इसको निकालने के लिए हम लोग पहले ये निकालेंगे कि 15 दिन में काम खत्म करना है खोदने का, तो कितने लोगों को जरूरत लगेगा। तो उसके बाद जब वो आ जाएगा तो वहां से हम लोग घटा करके पहले वाला जो 50 लोग है घटा करके हम लोग निकाल लेंगे कि और कितना लोग लगेगा। ठीक है, वेरिएशन का यूज करके हम लोग को बनाना है। तो पहले यहाँ पर पकड़ लेना है 2 राशि कौन कौन सा है और कौन सा राशि निकालना है, उसको पहले रखेंगे। तो कितने व्यक्ति लगेंगे, तो व्यक्ति को हम लोग रख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और दिन को रख लेंगे राइट हैंड साइड में। तो पहले यहाँ पर तीन लोगों को सिंबलाइज करना होगा। यहाँ पर से लिखेंगे सबसे पहले कि यदि व्यक्ति मतलब लोग, यदि लोग मतलब पीपुल मतलब पी, यदि लोग पी एवं
दिन डी हो तो, दिन डी हो तो पी और डी में क्या होगा, विलोम संपर्क। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास अगर दिन कम है तो पीपल ज्यादा लगेंगे, और पीपल अगर दिन कम है ज्यादा है तो पीपल कम भी रहेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यदि लोग P एवं दिन दी हो तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, विलोम परिवर्तन टू D। ठीक है, अभी विलोम लिखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल लाएंगे, वेरिएशन हटाएंगे, इक्वल लाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे इंटू 1/D। तो ये आ गया P इज इक्वल टू K/D। ठीक है, अब P इज इक्वल टू K/D आ गया हम लोग का। ठीक है, तो यहां से हम लोग का P इज इक्वल टू आ गया K/D। तो लिखेंगे, अब इसको इक्वेशन 1 बना देंगे और लिखेंगे जब P बराबर हम लोग का दिया हो, P मतलब पीपल कितना है, जब 50 है, P बराबर जब 50 हो एवं दिन कितना लग रहा है 18, दिन कितना है 18 दिन, 50 लोग 18 दिन हो तो जब P 50 और D 18 हो तो इक्वेशन 1 से पाते हैं, लिख देंगे इक्वेशन 1 से पाते हैं। तो P बराबर 50 बराबर K रहने देंगे, D का मान 18 बैठा देंगे, कोना कोनी गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, तो K का मान आ जाएगा 18 × 5 = 90 और एक जीरो लगा देंगे, K का मान आ गया 900। अभी यहाँ K का मान आ गया 900, तो फिर से लिखेंगे पुनः अगेन P का मान निकालना है, D का मान दे दिया हम लोग को, D का मान अब हम लोग के पास है 15 दिन में काम खत्म करना है। ठीक है, 15 दिन में ही हम लोग को गड्ढा खोदना है, तालाब को खोदना है। तो D हो गया 15, तो कितना और लोग लगेगा, तो पहले ये निकालेंगे 15 दिन में काम खत्म करेंगे तो कितने लोग लगेंगे। तो पुनः जब P क्वेश्चन में B 15 हो तो अभी K का भी मान 200 रखेंगे उसमें। तो इक्वेशन 1 से पाते हैं, इक्वेशन 1 से पाते हैं, क्या पाते हैं, इक्वेशन 1 P इज इक्वल टू K/D, P इज इक्वल टू K/D, तो K का मान 200 रखेंगे और D का मान कितना रखेंगे 18, सॉरी D का मान अभी 15 रखना है, 15 से काटेंगे 6 बार में जीरो लगा देंगे, तो P का मान 60। मतलब अगर 15 दिन में काम खत्म करना है तो हम लोग को 60 लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोग के पास पहले से 50 लोग काम करते हैं, तो और कितने लोगों की आवश्यकता होगी, इसीलिए अच्छे से लिख देंगे, और लोगों की आवश्यकता होगी बराबर 60 - 50 बराबर 10। आंसर 4 का 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में दिया हुआ है y x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है। ठीक है, y वेरीजेस डायरेक्टली विथ स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब क्वेश्चन पढ़ना है उसको वैसे ही आंकते जाना है। क्वेश्चन में बोला है y x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है, x के वर्गमूल के साथ सरल समानुपाती है, वेरीजेस विथ, डायरेक्टली वेरीजेस विथ x स्क्वायर रूट ऑफ x। फिर उसके बाद बोला एवं y जब जब 9 और x जब 9 है तो x का मान ज्ञात करें जब y 6 है। क्वेश्चन अच्छा से नहीं लिख पाता है, हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए देखो इंग्लिश में कितने अच्छे से लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कि लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 6, मतलब जब y का वैल्यू 6 होता है। यहाँ पर दे दिया y वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y = 9 एंड वैल्यू x = 9। ठीक है, तो मतलब बोला है जब x 9 है तो y 9 है, और जब x का मान 6 है, y का मान 6 है तो x का मान क्या है बताइए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, अभी बता चुके हैं, वेरिएशन का साइन हटाएंगे, इक्वल और कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है, तो y लिखे, वेरिएशन का साइन हटाए, इक्वल लाए, एक और कांस्टेंट लाए। ठीक है, रूट x को वैसे ही लगा दिए। यहाँ पर लिखना जरूरी है k क्या है, अशून्य स्थिरांक, k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, लिखने के बाद अभी यहाँ से इसको इक्वेशन 1 बना देना है। बना करके लिखेंगे जब y 9 है तो x भी 9 है,
x 9 है तो y 9 k x भी 9, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, k √9 का वैल्यू हो जाएगा 3, 9 वैसे ही रहने देंगे अभी, तो k का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 9/3, कट के आ जाएगा 3, k का वैल्यू 3 आ गया है। तो फिर लिखेंगे अभी when y equal to 6 and k equal to 3, then from equation 1 y is equal to k root x इक्वेशन 1 लिख लेंगे। लिखने के बाद y का वैल्यू 6, k का वैल्यू 3, रूट x का वैल्यू निकालना है। यहां से सबसे पहले 3 को हम लोग इधर भेजेंगे तो 6/3 हो जाएगा, रूट x को वैसे ही रहने देंगे, 3 से कट के आ जाएगा 2। अभी रूट को जब हम लोग दूसरे घर में ट्रांसपोज करते हैं, मतलब भेजते हैं लेफ्ट से राइट, तो वो बन जाता है, सॉरी राइट से लेफ्ट, तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट बन जाता है स्क्वायर। तो x इधर ही रहेगा और रूट उधर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4, x का वैल्यू 4 हो गया। मतलब जब y 6 रहता है तो x का वैल्यू 4 रहेगा। इस तरह से आंसर हम लोग का आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है x का y के साथ सरल समानुपाती है, x का y के साथ सरल समानुपाती है, ठीक है। x वेरीज डायरेक्टली विथ y, तो यहां से पहले लिख लेंगे कितना नंबर है, 2 नंबर 4 का 2, x y के साथ सरल समानुपाती है, x y के साथ सरल समानुपाती है एवं z के साथ व्युत्क्रम समानुपाती है। z के साथ क्या है, व्युत्क्रम समानुपाती, z के साथ है व्युत्क्रम समानुपाती, तो कौन, x ही है, तो इसीलिए हम लोग यहां से लिख लेंगे x z के साथ व्युत्क्रम समानुपाती, ठीक है। x y के साथ सरल समानुपाती एवं z के साथ व्युत्क्रम समानुपाती है, ठीक है। तो y जब 4 और x जब 5 हो तो x 3 और y 16 हो और z 30 होने से x का मान ज्ञात करें। मतलब जब x 4 और z 5 होता है तो x 3 रहता है, पुनः जब y 16 और z 30 रहेगा तो x का मान निकालना है। पंचक्कर नहीं होना है, पहले हम लोग को इन दोनों को x का y के साथ रिलेशन दिया और x का z के साथ रिलेशन दिया, दोनों को पहले जॉइंट वेरिएशन लॉ का यूज करके हम लोग को क्या करना है, दोनों को मिला लेना है। तो जॉइंट वेरिएशन लॉ तो नहीं बताए थे, जॉइंट वेरिएशन लॉ क्या होता है, जॉइंट का मतलब मिक्स करना, वेरिएशन का मतलब हो गया परिवर्तन, दो को परिवर्तन को हम लोग मिक्स करने जा रहे हैं इसलिए उसको बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। और लॉ का मतलब नियम। तो ये जॉइंट वेरिएशन लॉ क्या कहता है, अगर एक्स वाई के साथ डायरेक्टली है और एक्स वाई जेड के साथ इनवर्सली है तो दोनों को अगर मिला देंगे, एक्स दोनों जगह एक जगह तो एक जगह लिख देंगे, दोनों को मिला करके इंटू में लिख देंगे y इंटू 1/z, एक्स प्रोपोर्शनल डायरेक्टली एक्स प्रोपोर्शनल टू y/z, ठीक है। इस तरह से उसमें डायरेक्टली इन्वर्सली नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे एक्स प्रोपोर्शनल y/z, इसी को बोलते हैं बाय जॉइंट वेरिएशन लॉ। ठीक है, तो अभी यहां से हम लोग का आ जाएगा x इक्वल टू वेरिएशन हटा इक्वल लाए कांस्टेंट लाए y जेड को वैसे ही लिख दिए y/z के रूप में और इसको इक्वेशन 1 बना दिए। और यहाँ से अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला जो x और y और z का जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट करेंगे और वहां से k का वैल्यू फाइंड करेंगे। k का वैल्यू आने के बाद फिर से हम लोग y और z जो कुछ वैल्यू दिया हुआ है पुट करके k का वैल्यू के साथ पुट करके जो वैल्यू निकालने बोला है उसको निकाल लेंगे। तो लिखेंगे क्या, जब x बराबर कितना है, x बराबर 3, y बराबर 5 एंड z बराबर 9 हो तो x बराबर 3 रख लेंगे, k को रहने देंगे वैसे ही, y की जगह पर रख देंगे 5 और z की जगह पर रख देंगे 9। तो यहां से हम लोग का k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 9 चल जाएगा 3 के साथ गुना में, 5 आ जाएगा भागा में, k का मान आ जाएगा हम लोग का 27/5। तो k बराबर 27/5 पाते हैं। लिखेंगे पुनः जब फिर से मान बदला है, क्या बदला है, पुनः जब y 16 z 30
y 16 और z 30 हो तो इक्वेशन 1 से पाते हैं। इक्वेशन 1 से पाते हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं फिर से k का k बराबर, तो k तो दिख ही रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है कि y 16 z 30 और k 27/5 हो तो इक्वेशन 1 से पाते हैं। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से पाते हैं। इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, उसके नीचे दोनों को करना है। इक्वेशन 1 ये है x बराबर ky/z, तो x को रहने देंगे, k का वैल्यू आ चुका है 27/5, k रखे, फिर इंटू में y/z, y का वैल्यू 16, z का वैल्यू 30, पुट करके अभी सॉल्व करना है। कुछ कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 3 का टेबल से 9 बार में, 3 का टेबल से 10 बार में, अभी यहाँ से 2 का टेबल से 5 बार में, 2 का टेबल से 8 बार में। x इज इक्वल टू 9 8 जा 72 एंड 5 5 जा 25। डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड कर लेंगे, या तो वैसे ही छोड़ देंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन से। तो 2 टाइम्स में 50, 2 बार में लगेगा 50, बचेगा 22 और नीचे 25 वैसे ही रहेगा। 2/22/25 is the value of x। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में दिया हुआ है x y के साथ सरल समानुपात है। x y के साथ क्या है? सरल समानुपात है। ठीक है, x y के साथ सरल समानुपात है। x varies directly with y and inversely with z। x y के साथ सरल है लेकिन z के साथ क्या है? इनवर्सली है। फिर दिया हुआ है when y इतना इतना, तो एकदम उसी तरीका से जैसे सॉल्व किए हैं 2 नंबर, वैसे इसको भी सॉल्व करना है। पहले दोनों में रिलेशन निकाल लेना है, उसके बाद सारा वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, तो ये इजीली हो जाएगा। इसलिए इसको स्केप करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इफ x प्रोपोर्शनल टू y, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, लेट अस शो दैट x प्लस y मतलब सम ऑफ x एंड y, मतलब दोनों x प्लस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस y। अगर x y के साथ सरल अनुपात में है, सरल परिवर्तन में है, तो x प्लस y x माइनस y के साथ सरल परिवर्तन में होगा, ये भी प्रूव करना है। तो जो रूल बता चुके हैं, एक ही फॉर्मूला बार बार यूज करना है। वेरिएशन हटेगा, इक्वल कांस्टेंट आएगा, इक्वल कांस्टेंट हटेगा तो वेरिएशन आएगा। बस इसी रूल का फॉलो करके सारा सम सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 को कैसे डील करेंगे? पहले लिखेंगे गिवन या प्रदत्त x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x प्रोपोर्शनल हटाएंगे, इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा, y वैसे ही लग जाएगा इनटू में, इतना आ गया। अभी यहाँ से हम लोग को लिखना है, फिर से जो प्रमाणित करना है, जो प्रूफ करना है, शो करना है, उसको हम लोग बाई के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, अगर बाई के फॉर्म में लेकर चलेंगे, जो भी प्रूफ करना रहेगा उसको बाई के फॉर्म में लेकर चलेंगे, चलते रहेंगे, लास्ट में एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है 2 3 4 5, ठीक है, उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट जब आ जाएगा तो इसका मतलब इसको लेकर चले थे कांस्टेंट, जैसे कि x बाई वाई को लेकर चले थे कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आ गया तो इसको फिर उधर भेज देंगे, y के हो जाएगा, और k और इक्वल को हटाएंगे तो फिर से वेरिएशन का साइन लगा देंगे। मतलब जब भी कुछ भी ऐसा कुछ प्रूफ करने देगा तो जो एक गिवन रहेगा उस गिवन राशि से पहले रिलेशन निकालेंगे x और y में, x और y में रिलेशन आने के बाद फिर जो गिवन रहेगा, जो प्रूफ रहेगा, उसको बाई के फॉर्म में ले लेंगे, और बाई के फॉर्म में लेने के बाद उसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, उस जो गिवन वैल्यू का यूज करके उसको सॉल्व करते करते लास्ट में लेकर काट छट के लाएंगे, कॉमन वॉमन करके एक कांस्टेंट बना देंगे, एक नया कांस्टेंट। कुछ भी कांस्टेंट का मतलब कि जैसे 3 4 5 6 जो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड उसमें नहीं रहना चाहिए, उसको हटा देना है, कांस्टेंट नया बना देना है, कुछ भी होना चाहिए कांस्टेंट में। तो कांस्टेंट बना देंगे तो हम लोग लिख देंगे वो वेरिएशन जो है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक कांस्टेंट है। तो वहां से हम लोग फिर से उस कांस्टेंट को और इक्वल को हटा करके उसके बीच में वेरिएशन का साइन पुट करके प्रूफ कर देंगे। ठीक है, जब देखो, देखने के बाद समझ में आ जाएगा। मैथ का मतलब होता है पेपर एंड पेन, समझने से कुछ नहीं होगा, बनाना होगा। तो यहां से हम लोग को दिया हुआ था ठीक है, तो इतना काम हम लोग कर लिए थे। x इक्वल टू के वाई इतना कर लेंगे, करने के बाद जो प्रूफ करना था उसको बटा में ले लेंगे, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई। नाउ लिख देंगे, नाउ इतना का वैल्यू हम लोग को कांस्टेंट निकालना है। तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई लिखिए, इसको लिख सकते हैं x की जगह पर के वाई प्लस वाई, वैसे ही लगा देंगे, बाई देंगे, फिर x की जगह लिखेंगे के वाई
माइनस वाई वैसे ही लगा देंगे। अभी इन दोनों में से नीचे भी चल सकते हैं, बगल में भी चल सकते हैं। अभी इन दोनों में से ऊपर से y निकाल देंगे कॉमन ऊपर से, तो बचेगा यहाँ k, यहाँ प्लस 1। फिर यहाँ पर y देंगे तो नीचे से y निकालेंगे तो बचेगा k माइनस 1, y से y कट जाएगा तो बच जाएगा हम लोग के पास k प्लस 1, k माइनस 1। k तो एक कांस्टेंट था ही, और कांस्टेंट में 1 कांस्टेंट ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे तो भी कांस्टेंट ही आएगा, वेरिएबल नहीं बनेगा x y z। तो इसीलिए इसको एक नया कांस्टेंट छोटा सा मान लेंगे k1। यहाँ से लिख देंगे, यहीं पर बगल में लिख देंगे k1 लेट। तो इसका मतलब इसको लेकर चले थे और ये कांस्टेंट आया, इसी को लेकर चले थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेंस, इसीलिए x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू आया वो एक कांस्टेंट आया। तो यहाँ से हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू k1 इंटू एक्स माइनस वाई। अभी यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल और कांस्टेंट हटाएंगे तो वेरिएशन का साइन लगा देंगे, बस x माइनस वाई हो गया प्रूफ। हम लोग को इतना दिया था, इसको वेरिएशन साइन हटा इक्वल कांस्टेंट लिए कि यहाँ पर लिखना होगा k बराबर नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। फिर यहाँ से x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई जो प्रूफ करना दिया रहेगा उसको बटा में ले लेंगे, वैल्यू का यूज करेंगे जो दिया था उसको यूज कर करके कॉमन लेकर के कट करके एक ऐसा नया कांस्टेंट बना देंगे। फिर वहां से इसको लेकर के कांस्टेंट बनाएंगे तो इसी को k1 के इक्वल कर देंगे। फिर करने के बाद वहां से इसको उधर भेज देंगे और इक्वल और कांस्टेंट हटाएंगे तो एक वेरिएशन का साइन लगा देंगे, हो जाएगा प्रूफ। इसी तरीके से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग को ए सी के साथ इन्वर्सली दिया है, सी बी के साथ इन्वर्सली दिया है, हम लोग को शो करना है कि ए बी के साथ डायरेक्टली है। तो बस वेरिएशन का लॉ फॉलो करेंगे, बनते जाएगा ए सी के साथ इन्वर्सली है, सी बी के साथ इन्वर्सली है। तो सबसे पहले वेरिएशन हटेगा, इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर k1 ही कांस्टेंट लेंगे क्योंकि दो वेरिएशन है, इसलिए एक जगह k1 कांस्टेंट लेंगे, इंटू में 1/c लगा देंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर c लिखेंगे, वेरिएशन हटा इक्वल, एक नया कांस्टेंट लेंगे क्योंकि नया वेरिएशन है ये 1/b। यहाँ पर लिखना होगा अच्छे से ब्रैकेट में कि k1 k2 क्या है, एक शून्य स्थिरांक। k1 k2 आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, अभी यहां से हम लोग c का जो वैल्यू है k2 इंटू 1/b उसको क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे एक ही जगह पर। ठीक है, वहां से पुट करके हम लोग सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो c का वैल्यू है k2 इंटू 1/b, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। k1 की जगह वहां वैसे ही रहने देंगे, 1 वैसे ही रहने देंगे, c की जगह पर क्या पुट करेंगे, k2 इंटू 1/b। ठीक है, ये पूरा नीचे है तो b चला जाएगा ऊपर, b ऊपर जाएगा, और ये k1 k2 को एक साथ रखेंगे, k2 नीचे है इंटू में, तो यहाँ से आगे a बराबर k1/k2 इंटू b चला गया ऊपर। तो अभी हम लोग बताए थे कि जब भी कांस्टेंट और इक्वल को हटाते हैं तो क्या आता है, वेरिएशन का साइन। तो यहाँ से a वेरी कर रहा है b के साथ, डायरेक्टली हो गया प्रूफ। यहाँ पर लिखा जाता लिख सकते हैं जहां k1/k2 क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, पूरा लिखना तुम लोग, नॉन जीरो कांस्टेंट। क्लियर है, हो गया प्रूफ। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है। हम लोग को ए बी के साथ रिलेशन एक दिया है, फिर बी का सी के साथ रिलेशन दिया है, फिर सी का बी के साथ रिलेशन दिया है, और हम लोग को फाइंड करना है ए डी में क्या रिलेशन है। ए बी के साथ सीधा है, बी सी के साथ उल्टा है, और सी डी के साथ सीधा है। तो ए डी के साथ क्या होगा हम लोग को बताना है। तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आएंगे। पहले हम लोग ये सारा उतार देंगे, उतारने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, वेरिएशन का साइन हटाएंगे, इक्वल लिखेंगे, एक कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, वेरिएशन का साइन हटाएंगे, एक इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, k1 लिखेंगे इंटू b। फिर यहाँ से फिर वेरिएशन का साइन हटाएंगे, एक नया कांस्टेंट लेंगे k2/c। फिर यहाँ से एक वेरिएशन हटाएंगे, इक्वल लेंगे, कांस्टेंट लेंगे नया k3 और d। इंटू में तो इंटू में लगा देंगे, जो डिवाइड में डाल देंगे, और बगल में ब्रैकेट में लिख देंगे k1 k2 k3 जो है 3 अशून्य स्थिरांक है।
K1, K2, K3 तीन अशून्य स्थिरांक है। अभी यहां से हम लोग क्या करना है, सी का जो वैल्यू है उसको बी में बैठाएंगे। सी का वैल्यू K3D है, K3D बिठा दिए। तो बी का जो वैल्यू है वो इसमें बैठा देंगे K1, बी का जो वैल्यू K2 बाई K3D, तो बी की जगह पर बैठा देंगे K2 बाई K3D। अभी यहां से ये पूरा एक कांस्टेंट है, ये और ये इक्वल हटेगा, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। ये पूरा हट करके क्या हो जाएगा, वेरिएशन, इक्वल भी हटा रहे हैं तो वेरिएशन का साइन लगाएंगे। ए वेरीज विथ 1, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है और नीचे डी है, तो ए डी के साथ लोग परिवर्तन में है। ठीक है, ए बी के साथ सीधा था, बी सी के साथ उल्टा था और सी डी के साथ सीधा है, तो ए डी के साथ क्या होगा, उल्टा होगा, परिवर्तन होगा। इस सिंपल सा निकाल दिए, इसको हटाए, कांस्टेंट इक्वल हटेगा तो वेरिएशन का साइन आएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 सॉल्व करेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 5 का 4 में एक्स वाई के साथ सीधा, वाई सिक्स जेड के साथ सीधा, जेड एक्स के साथ सीधा। तो लेट अस फाइंड द रिलेशन अमंग 3 कांस्टेंट्स ऑफ वेरिएशंस। मतलब कि तीनों जो तीन वेरिएशन दिया हुआ है, तीनों वेरिएशन का जो कांस्टेंट है मतलब स्थिरांक जो है उसके बीच में संबंध बताना है। तो तीनों वेरिएशन को निकालेंगे, निकाल करके वहां से हम लोग देख सकते हैं वेरिएशन का संबंध बताने के लिए या तो ऐड कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा देखेंगे, देखने के बाद पता चलेगा कि क्या करने से रिलेशन सही तरीका से निकलेगा। तो हम लोग को दिया था एक्स वाई के साथ सीधा है, वाई जेड के साथ सीधा है एंड जेड एक्स के साथ सीधा है। इतना लिख दिए। लिखने के बाद वेरिएशन का साइन हटाएंगे, इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा, K1 y लिख दिए। फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू K2 z लिख देंगे, फिर z इज इक्वल टू K3 x लिख देंगे। अब यहाँ से तीनों पहले स्थिरांक का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखना होगा K1 K2 K3 क्या है, एक स्थिरांक है। K1, K2, K3 शून्य स्थिरांक है। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर K1 y बराबर K2 z बराबर K3 x। तो K1 यहाँ से जब निकालेंगे तो आ जाएगा x बटा y, फिर यहाँ से K2 जब निकालेंगे तो आ जाएगा y बटा z, फिर कॉमा देकर के K3 जब निकालेंगे तो आ जाएगा z बाई x। तो K1 आगे, K2 आगे, K3 आगे। अब हम लोग को क्या करना है, तीनों का रिलेशन निकालना है। तो हम तीनों को जोड़ सकते हैं, तीनों को घटा सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो कब अच्छा रिजल्ट आएगा, जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट को, तो इधर से इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, राइट का राइट से मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग का सारा वैल्यू कट के 1 आ जाएगा। तो सबसे अच्छा है मल्टीप्लाई करके रिलेशन निकालना। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए K1 इंटू K2 इंटू K3, मतलब तीनों परिवर्तन स्थिरांक को जब गुना कर रहे हैं तो हम लोग को क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट बिकम x बाई वाई इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स। और ये क्या बन जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, x से x, y से y, सब कट के क्या बचा, 0। कितना लोग 0 लिख रहा है, ज्यादा लोग 0 नहीं होगा। कटने के बाद डिवाइड में 1 बचेगा। तो K1 इंटू K2 इंटू K3, मतलब तीनों परिवर्तन स्थिरांकों का जो गुणांक है उसका वैल्यू 1 है। यही रिलेशन हो गया उन परिवर्तन स्थिरांकों के बीच। ठीक है।